नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक अहम फैसला हुआ हमारी पार्लियामेंट का। वो फैसला ये हुआ कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, एड हॉक कमिटीज होती हैं, कई तरह की कमिटीज होती हैं, और उसमें मंगलवार को कल रीफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कमिटीज हुआ, जो कभी कभी नेचुरल होता है, कभी कभी इट इज अ रूटीन थिंग। लेकिन एक पर्टिकुलर कमेटी को लेके बहुत हो हल्ला मचा। वो पर्टिकुलर कमेटी थी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की। जो कमेटी बनी थी पार्लियामेंट की, उसके चेयरपर्सन से शशि थरूर जी को हटाया गया। अब पहले तो ये समझ लें आप थोड़ा कि ये जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं सब इनका फंक्शन क्या है और ये करती क्या है। देखिए, पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज का मतलब यह है कि जो संसद सदस्य हैं उन्हीं के बीच कमिटीज बनाई जाती हैं। जो कहीं स्पीकर उसको नॉमिनेट करता है, मतलब उस कमेटी को कंस्टिट्यूट करता है, कहीं पे वाइस चेयरमैन राज्यसभा करता है, इस तरह से एक कमेटी फॉर्म होती है। अब चूंकि पार्लियामेंट तो पूरे साल बैठती नहीं, पार्लियामेंट के 3 ही सेशन होते हैं, उस सेशन में भी लिमिटेड समय होता है, सारी चीज़ों पे डिस्कशन नहीं हो सकता है। तो ऐसा माना जाता है कोई भी बिल एक्ट बनने से पहले वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखा जाएगा, या कोई भी बजट, और उसके ऊपर एक गहन चर्चा होगी। और वो कमेटी एक छोटी कमेटी होगी, मतलब सारे सदस्य नहीं होंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, हर तरह की उस पर बातचीत होगी, और फिर एक फाइनल ड्राफ्ट जो है वो पार्लियामेंट के सामने बातचीत के लिए रखा जाएगा। तो पार्लियामेंट के फंक्शनिंग और देश को चलाने का जो मसौदा तैयार होता है, उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी में किसी भी चीज को थ्रेडवेयर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे यहाँ व्यवस्था भी है कि जो स्टैंडिंग कमेटी साल भर इसकी बैठकें चलती रहती हैं। जो आपके एमपीज हैं उनसे कभी आप बात करिए या उनसे अगर आप पूछिए, तो अब वो अलग बात है। क्लास में कुछ लोग बहुत सीरियसली पढ़ाई करते थे, कुछ लोग ऐसे ही एवं ही, तो वो एक अलग बात है कि कितने लोग उसके बारे में सीरियस है। लेकिन जो सीरियस एमपीज हैं वो इस कमिटीज में बहुत मेहनत करते हैं और वहाँ बहुत चर्चा होती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वो बेसिकली उस 2 कैटेगरीज हैं मोटे तौर पे, एक स्टैंडिंग कमेटी, एक एड हॉक कमेटी। अब जो स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहा जाता है, उसके 3 सब कैटेगरीज हैं। एक फाइनेंशियल है, फिर एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, और एक अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो अलग अलग है, और एक एड हॉक कमेटी होती है। अब जो फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट को, मतलब संसद सदस्यों ही तक की होती है, कोई बाहरी इसमें नहीं होता है, वो मुख्य रूप से 3 हैं। और उसमें जो एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जिनके सामने बहुत से देश का कैसे नीति निर्धारण होगा, ये सारी बातें हों। फिर होती है हर डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी। ये टोटल 24 होती थी, मतलब हर विभाग के साथ साथ एक स्टैंडिंग कमेटी लगी थी, जो 24 थी कुल। और इस कमेटी का जो कॉम्पोजिशन था, उसमें 21 लोकसभा के मेंबर और 10 राज्यसभा के मेंबर। तो मान लीजिए 31 मेंबर्स की ये कमेटी होती थी। तो मोटे तौर पे हर लोकसभा या हर राज्यसभा का हर मेंबर, मोटे तौर पे, नॉट नेसेसरली कि हो ही, मोटे तौर पे हर एक किसी ना किसी कमेटी का मेंबर होता था, जहां वो जाके इट इज एक्सपेक्टेड कि वहां जाके वो बातचीत करेगा, उसके मसौदे को पढ़ेगा, उसके ड्राफ्ट को पढ़ेगा, अपना कुछ व्यूज देगा, उसको इसमें क्या सही क्या गलत होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब बातें करेगा। ये जो 24 डिपार्टमेंट की कमिटीज होती हैं, 8 कमिटीज राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, राज्यसभा के सांसद, वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। और इट इज सेड कि इट इज ड्रिवन बाय राज्यसभा। और 16 कमिटीज जो होती हैं, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो लोकसभा के सांसद होते हैं, एंड इट इज ड्रिवन बाय दैट। अब ये मोटे तौर पे ये मैंने आपको कमिटीज के बारे में बताया। अब जैसे राज्यसभा के जो डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें होम अफेयर्स राज्यसभा का ही कोई एमपी उसको चेयर करता है। एचआरडी उसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ये कुछ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वही है जिसमें अभी इस बार जब कमेटी का रिफॉर्मेशन हुआ है, तो उसमें राम गोपाल यादव जी, जो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई हैं, वो बहुत साल से इसके चेयरमैन थे, उनको इससे हटाया गया है। अब जो लोकसभा की स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, वो स्टैंडिंग कमिटीज में जो इंपॉर्टेंट है, डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, फाइनेंस है, ये सारी लोकसभा के द्वारा ड्राइव की जाती है। इसका चेयरमैन लोकसभा का सांसद होता है। अच्छा, अब लोगों का अलग अलग है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। जो विभाग, बेसिकली 4 विभागों को इंपॉर्टेंट बोला जाता है देश में। डिफेंस को इंपॉर्टेंट बोला जाता है,
फिनेंस को इम्पोर्टेंट बोला जाता है, अफेयर्स को इम्पोर्टेंट बोला जाता है और होम को, ये 4 को बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि इन्हीं से ड्राइव होता है। अच्छा, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी के अलावा 16 और स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं और 9 एडहॉक कमिटीज भी होती हैं जो एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित काम के लिए बनती हैं और फिर वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। अच्छा, इन सब कमिटीज में कहीं पे 9 सदस्य होते हैं, अगर 9 भी हैं तो 6, 3 इस तरह का कुछ होगा और 31 मैक्सिमम है, कहीं 9 है, कहीं 15 है, कहीं 24 हैं, कुछ इस तरह से इनके सदस्य का कॉम्पोजिशन होता है। अच्छा, हर कमिटीज का टाइम फ्रेम अलग है। कुछ कमेटी जनरली होती हैं तो पूरे सेशन तक चलती हैं, मतलब लोकसभा के कार्यकाल तक। कुछ कमिटीज का कार्यकाल 1 ही साल होता है। कन्वेंशनली ये कोई वो नहीं है, एक इसकी परंपरा ये है कि लोकसभा का जब इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि 543 नए एमपी चुन के आए होते हैं, तो उस समय हरदम रिकंस्टिट्यूट होती हैं ये कमिटीज, क्योंकि एकदम से नए सदस्य आ गए होते हैं तो पुराने सदस्य के हिसाब से वो फिर नई रिकंस्टिट्यूट होती है। और एक कन्वेंशन यह है कि मोटा मोटी जो कमेटी हो जाती है वो पूरे साल तक वो कमेटी कंटिन्यू करती है, कम से कम चेयरमैन तो कंटिन्यू करता है। इस तरह की एक परंपरा है। टेक्निकली वो हर साल चेंज की जा सकती है। अब अभी का जो है उसमें एक चीज समझ लीजिए, होम जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ अटैच कमेटी होती है उसको होम कमेटी बोल लें या होम डिपार्टमेंट की कमेटी, मिनिस्ट्री की कमेटी कह लें, स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 31 लोग हैं, उसका चेयरमैन राज्यसभा का सांसद होता है। अभी तक उसके चेयरमैन अभिषेक मनु सिंघवी थे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। अब अभिषेक मनु सिंघवी बड़े वकील हैं और इसके वो चेयरमैन रहे हैं और जनरली वो अपना इसके बारे में बाकी मेंबर्स एज पर रिप्रेजेंट, जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन उस तरह से होता है, सारी पार्टीज को अकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है। हर कमेटी में नहीं, लेकिन सबका कहीं ना कहीं हर कमेटी में कुछ ना कुछ और पार्टीज के अदर देन रूलिंग पार्टीज लोग रहते हैं। इसमें अभिषेक मनु सिंघवी को हटाया गया और उनकी जगह उत्तर प्रदेश से ब्रिजलाल जी, जो अभी जिनका पहला लोक राज्यसभा टर्म है, उनको लाया गया। ब्रिजलाल जी उत्तर प्रदेश में पहले डीजीपी रहे हैं, फिर जो यहाँ का शेड्यूल कास्ट कमीशन था है उत्तर प्रदेश का जो वो है, उसके चेयरमैन रहे हैं और अब वो राज्यसभा पहुंच गए हैं। मतलब मैं उनका ये प्रशासनिक क्षमता की बात नहीं, क्योंकि ऐसा काम नहीं, भाई राज्यसभा सांसद हैं, सब बराबर ही हैं, लेकिन ट्रेडिशनली कन्वेंशनली होम, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ एक कमेटी होती है, उसका चेयरमैन ऑपोजिशन वाली पार्टी का ही होता है। एक्चुअली देखिए, इनका 2 पर्पस है। एक तो वॉचडॉग भी होते हैं और ये जब चीजें फ्रेम भी हो रही होती है तो ऐसा माना जाता है कि अगर ऑपोजिशन वाले को आप रखेंगे तो थ्रेड बेयर, कहीं उसको जो रूलिंग पार्टी है वो उसको बुलडोज नहीं करेगी, क्योंकि मेजॉरिटी तो रूलिंग पार्टी की होगी, सांसद तो ज्यादा उनके हैं, लेकिन वहां बातचीत करने में आसानी रहेगी, इसलिए कन्वेंशनली इसको किया जाता था। लेकिन अब उनको हटा के बीजेपी ने ब्रिजलाल जी को अपना ये कन्वेंशन एक तरह से तोड़ा है। दूसरा जिस कमेटी को लेके बहुत, जिसको कहना है ना, हो हल्ला मच रहा है, वो कमेटी है शशि थरूर वाली इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी। इंफॉर्मेशन, उस पर भी अभी मैं, क्योंकि उसको लेके सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा है भाई शशि थरूर को क्यों हटाया गया और क्या क्या किया गया। एक और कमेटी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक और चीज कहना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो टोटल लोकसभा के सांसद हैं, तो नंबर 1 पे तो बीजेपी है 303, नंबर 2 पे कांग्रेस है, नंबर 3 की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो 22 मेंबर के लोकसभा सांसद की तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस को अभी तक एक कमेटी की चेयरमैनशिप मिली हुई थी, वो खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों वाली। इस रीऑर्गेनाइजेशन में उनको अब कोई चेयरमैनशिप नहीं दी गई है। अब तृणमूल कांग्रेस का कोई चेयरमैन नहीं। ये एक लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से बहुत स्वस्थ बात नहीं है। इट इज द 3rd लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट। डीएमके को 2 कमिटीज की चेयरमैनशिप मिली है, लेकिन टीएमसी को नहीं। और एक दबी जबान से, ऐसा है ना कि ये चीजें कहीं कोई कोट अनकोट तो होता नहीं, एक दबी जबान से कहा गया है, क्योंकि टीएमसी ने वेस्ट बंगाल में बीजेपी को बीजेपी की भाषा में ही जवाब दिया है। जो भाषा बीजेपी यूज करती है वो टीएमसी यूज करती है, तो इस कारण एक तरह से उनको सबक सिखाया गया है या उनको एक बताया गया है कि आप ही नहीं। एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिस पे बहुत चर्चा नहीं हुई है और वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो आ गई है बात, लेकिन आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है कौन कमेटी में। वो जो 24 कमेटी थी अब वो 22 हो गई है। तो जो आप पावर को धीरे 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 श्रिंक करने की बात है ना, कि जितना ज्यादा फैले नहीं, कम उसका दायरा कम होता जाए। अब जरा बात कर लें कि शशि थरूर जी को ये लेके क्यों हो रहा है। एक, शशि थरूर जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के चेयरमैन थे। मुख्य जो बात हुई वो बात ये हुई कि उन्होंने कुछ चीजों को लेके फेसबुक के जो एम्प्लॉइज थे, फेसबुक को
उन्होंने इस कमेटी के सामने उपस्थित होने के लिए भी कहा और उनको एग्जामिन करने की बात की। और एक मामला जिसपे सरकार को अच्छा नहीं लगा, वो पेगासस वाले मामले में भी उन्होंने कुछ ज्यादा जांच पड़ताल करने की बात कही थी। अब एक वहां पे इस कमेटी में एक है निशिकांत दुबे जी। निशिकांत दुबे जी आपने अभी सुनाई होगा, वो बाबा धाम जो है बिहार में, वहां से चुन के आते हैं, बांका से, और उनका एक अलग तरह का प्रोफाइल है। ये वही हैं जो अभी उस हवाई अड्डे पे नाइट लैंडिंग कराए, मनोज तिवारी जी और ये सब लोग वहां गए और नाइट लैंडिंग कराए जहाज की, और फिर एटीसी में भी घुस गए। तो ये निशिकांत जी लगातार स्पीकर को लिख रहे थे कि इनको हटाइए, इनको हटाइए, इनकी चेयरमैनशिप हटाइए, क्योंकि उनको बुरा ये लगता है कि अगर वो फेसबुक वाले को बुला रहे हैं, इनसे कोई सरकार से नहीं मतलब है, तो वो साफ साफ पूछना चाह रहे हैं भाई किसके कहने पे फेसबुक क्यों एक पर्टिकुलर पार्टी का फेवर करता है, नहीं करता। इस तरह की बातें भी वहां आ रही थी जो निशिकांत जी का नहीं था। मूल रूप से शशि थरूर को वहां इस वजह से हटाया गया है। शशि थरूर पढ़े लिखे आदमी है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो सरकार को अनकंफर्टेबल होते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है। मैं एक जनरल दर्शक को शशि थरूर जी के बारे में एक बात बता दूं, क्योंकि ट्रोल आर्मी जो है, जो बीजेपी की आईटी सेल है, वो जल्दी शशि थरूर को किसी महिला के साथ उनकी फोटो लगाएगी, फिर ये करेगी, फिर हमारे प्रधानमंत्री जी भी पत्नी जब की मृत्यु से पहले जब उनकी शादी हुई थी सुंदर पुष्कर जी के साथ, तो उनको क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह की बातें करते थे उनके बारे में। लेकिन शशि थरूर को एक चीज़ जान लीजिए, शशि थरूर की पैदाइश लंदन में हुई थी, उनके माँ बाप वहाँ रहते थे, लेकिन वो बाई चॉइस उन्होंने अपनी नेशनैलिटी हिंदुस्तानी की है। ही हैड अ चॉइस टू बी अ ब्रिटिश नेशनल। उन्होंने इसको वो नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तानी नेशनलिटी की। दूसरा, यूनाइटेड नेशन में उन्होंने 1978 में यूनाइटेड नेशन ज्वाइन किया और अलग अलग कैपेसिटी में अलग अलग देशों में उन्होंने काम किया, और वहाँ के बहुत सक्सेसफुल डिप्लोमेट थे, अ वेरी सक्सेसफुल। वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के नहीं थे, वो सीधे यूएन के एम्प्लॉय थे। और करीब 27-28 वर्ष काम करने के बाद 2006 में उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन के लिए प्रस्तुत हुए। वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो भारत के कैंडिडेट थे, हिंदुस्तान की तरफ से, मतलब उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वो उसको बैक कर रहे थे। वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसमें 3-4 राउंड का इलेक्शन हुआ। जो इनके अगेंस्ट जो मतलब जो कैंडिडेट थे, वो बान की मून थे, साउथ कोरिया के। बान की मून का कई बार 3-4 राउंड तक मामला बराबर पे रहा, और फाइनल राउंड में इनको शशि थरूर जी के सेक्रेटरी जनरल बनने से यूएस अमेरिका ने वीटो लगाया कि नहीं, इनको नहीं। वो एक लंबी बात है, लेकिन उसको थोड़ा समझ लीजिए। यूएस नहीं चाहता था कि उस समय की जो यूएस की रिजीम थी, वो नहीं चाहता था, उसमें कहा भी गया, ये ऑन रिकॉर्ड है, कि कोई कोफी अन्नान की तरह का कोई एक इंडिपेंडेंट दिमाग वाला कोई व्यक्ति यूएन का चेयरमैन बने। और इस कारण से शशि थरूर को वहां से डिप्राइव किया गया, क्योंकि कोफी अन्नान काफी अपना दिमाग रखते थे, और कोफी अन्नान के ये बहुत प्रमुख सहयोगी रहे थे शशि थरूर साहब। उसके बाद शशि थरूर साहब को जो नए साउथ कोरिया के बान की मून बने थे, उन्होंने कहा नहीं आप साथ करिए और असाइनमेंट ही, वो फिर इन्होंने यूएन छोड़ दिया था। और फिर इनके पास ऑप्शंस थे, जब ये इन्होंने कहा पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, तो 3 पार्टीज इनको बहुत कीन थी, क्योंकि केरल से आते थे, 3 पार्टीज कीन थी। कम्युनिस्ट चाहते थे कि उनके साथ आए, बीजेपी चाहती थी उनके साथ आए, और कांग्रेस चाहती थी, तीनों पार्टीज थी। इन्होंने फाइनली कांग्रेस ऑप्ट किया और 2009 का इलेक्शन जीत के आए, फिर मंत्री बने, इत्यादि इत्यादि। शशि थरूर की एक जनरल जो मंत्री तो हैं ही और थे, और फिर लोकसभा के इलेक्शन 9 जीते, 14 जीते, 19 जीते, 3 बार इलेक्शन भी जीत चुके हैं। लेकिन एक एवरेज इंडियन के लिए उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट इस कारण से, एक तो उन्होंने 23 किताबें लिखी हैं, फिक्शन भी लिखी हैं, नॉन फिक्शन भी लिखी हैं, और उन किताबों में कुछ किताबें ऐसी हैं जहाँ पे जो हमारा देश है उसकी जिसको लेके हम गर्व करते हैं, किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान को लूटा था, किस तरह से हिंदुस्तान की जो स्थिति थी उसके साथ गोरों ने ये काम किया था, उसको बहुत ठीक से किया। एंड एट टाइम्स आप उनको पढ़िए तो आपको अपने ऊपर जो गर्व की बात होती है वो प्राइड आता है। तो उनकी एक जनरल एवरेज मिडिल क्लास, अब ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजी स्पीकिंग या उस तरह के लोगों के बीच में उनकी अच्छी पैठ है, अच्छी वो है। इस समय वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब एक ये भी बात है कि अगर कांग्रेस की एक और कैंडिडेट लड़ रहे हैं, खड़गे साहब, जनरली ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि खड़गे साहब जैसे ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे। अरे भाई इलेक्शन हो रहा है, कौन ऑफिशियल कौन नॉन ऑफिशियल, लेकिन
ये भी तय बात है कि कांग्रेस के जो ओल्ड गार्ड्स हैं या जो हाईकमान है वो शशि थरूर को लेके कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि शशि थरूर अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो थोड़ा अपने मन की करेंगे, मन की इन द सेंस उनको वो कोई उनको बांध नहीं सकता है। तो इसी वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनके लिए आसान रहता, सरकार के साथ थोड़ा सा भी अगर वो कर लेते सहयोग तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो अपने मन का करेंगे, ये थोड़ी दिक्कत है। जो मुख्य बात है जिस वजह से इस एपिसोड को मैं कर रहा हूं, देखिए ये लोकतंत्र परंपराओं से चलता है। कांग्रेस, अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोकतांत्रिक परंपराएं हैं कि इसमें ऑपोजिशन का होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए, चेयरमैन ये होना चाहिए। कांग्रेस का एक सिर्फ याद दिला दो फिर से, कांग्रेस सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएन में अपना देश का रिप्रेजेंटेटिव बना के इसलिए भेजा कि उसको लगा कि जब देश की बात आती है तो ये हमारे मतलब क्या ऑपोजिशन और क्या पक्ष और क्या विपक्ष, जो हमारा पास बेस्ट है हम उसको भेजेंगे। लेकिन अगर आप शशि थरूर को कि उनकी नॉलेज को, उनके देश के प्रति उसको अगर आप बेस्ट नहीं समझ रहे हैं तो ये जो उनको चेंज करने वाले जो सांसद थे उनकी दिमागी अपना जिस तरह से वो सोचते हैं, सोचने वाली बात होगी। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि देश में सारी जगहों पे गुजरात मॉडल लागू किया जा रहा है। गुजरात मॉडल बिल्कुल क्लियर है। गुजरात मॉडल और जो करंट बीजेपी का जो मॉडल है, इट इज एक्सक्लूसिव, ये साथ नहीं, ये नहीं। देश और लोकतंत्र इंक्लूसिव से चलता है। सबका कहने को ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये महज कागज की बात है। हाल के दिनों में हम सब लोग देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी काम हुआ उससे कोई लोकतंत्र मेरे हिसाब से स्वस्थ और मजबूत नहीं होगा। एक व्यक्ति का, आपकी संस्थाएं जो हैं, जो पार्लियामेंट की संस्थाएं हैं, संसद की संस्थाएं हैं, जिन पे माना जाता था कि वहाँ बहुत बातचीत होगी, वो सब अगर आप तोड़ रहे हैं तो ठीक है। आप इस समय 303 आपके एमपीज हैं तो आप कहते हैं जो मैं कहूँगा वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमारी लोकतंत्र परंपराओं पे भी थोड़ा इफेक्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच।